नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मैं उमेश कुमार यादव मैं कक्षा 7 हिंदी अरहुल पाठ पुस्तक चैप्टर नंबर 2 योग और स्वास्थ्य का वीडियो लेके आए हैं। आज हम लोग योग और स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे और अपने जीवन में इसको किस प्रकार से हमको उपयोग में लाना है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं योग और स्वास्थ्य है क्या। योग और स्वास्थ्य, योग और स्वास्थ्य। योग शब्द सुनते ही मन में कुछ न कुछ ऐसे विचार आते हैं कि योग का मतलब होता है जुटना या जोड़ना। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से बना है। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या जुटना। कह रहा है योग और स्वास्थ्य। इस योग को अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के साथ क्या करना है, जोड़ना है। योग को क्या करना है, अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के साथ जोड़ना है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे इस पाठ के अंतर्गत योग और स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। योग और स्वास्थ्य में इसमें विभिन्न प्रकार के आसनों के बारे में वर्णन किया गया है और महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में वर्णन किया गया है और भुजंगासन है, तड़ासन है। इस प्रकार से आसनों को कैसे किया जाता है, इन सब बातों का इस चैप्टर में समावेश किया गया है। तो इन सब बातों को ध्यान से आप लोग सुनेंगे और इसको समझेंगे। समझने के बाद कुछ आसन ऐसे हैं जो आप आसानी से अपने घर पर बैठकर कर भी सकते हैं। इसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको अपने जीवन में अनिवार्य रूप से शामिल कर लेना चाहिए। इसको अनिवार्य रूप से शामिल करने पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसके साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, जो कि अच्छे जीवन जीने की एक दिशा आपको मिल जाएगी। आइए हम लोग एक एक लाइन का अर्थ समझते हैं। उससे पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका देख लेते हैं। तो देखें, कह रहा है योगाभ्यास एवं प्राणायाम। योगाभ्यास एवं प्राणायाम आज के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कह रहा है योगाभ्यास एवं प्राणायाम आज के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। मूलभूत माने होता है आवश्यक, आवश्यकता, मूलभूत आवश्यक आवश्यकता है। इसको हमें अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। फिर कह रहा है विद्यार्थियों को छोटी आयु से ही इनका अभ्यास कराना चाहिए। विद्यार्थियों को छोटी आयु से ही इनका अभ्यास कराना चाहिए। यह पाठ योग की ओर उनका ध्यान लगाकर उन्हें इसके लिए प्रेरित करता है। करा है कि यह पाठ योग की ओर उनका ध्यान लगाकर उन्हें इसके लिए प्रेरित करता है। योग तथा प्राणायाम से उनका शरीर चुस्त रहता है और रक्त संचार बढ़िया से चलता है। आइए जाने योग तथा उसके लाभ। आइए जाने योग तथा उसके लाभ। तो देखिए एक एक शब्द हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है आज के इस व्यस्त एवं तनावपूर्ण जीवन में यह भी आवश्यक है कि हम स्वस्थ रहें। कह रहा है कि आज के इस व्यस्त माने किसी के पास टाइम नहीं है, हर आदमी बिजी है, एवं तनावपूर्ण है, विभिन्न प्रकार की उनके पास समस्याएं हैं जीवन में।
भी आवश्यक है कि हम स्वस्थ रहकर रहें। आज के इस व्यस्त एवं तनावपूर्ण जीवन में, व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन होते हुए भी यह भी आवश्यक है कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, हमें स्वस्थ रहें। स्वास्थ्यता केवल तन की ही नहीं, करा है स्वास्थ्यता केवल तन की ही नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा चिन्ह लगा है, ये चिन्ह दर्शाता है कि अल्प विराम का चिन्ह है। मन की भी आवश्यक है, करा है स्वास्थ्यता केवल तन की ही नहीं, मन की भी आवश्यक है। इसलिए योग तथा प्राणायाम को शरीर में और अपने जीवन में सम्मिलित करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो जाता है। करा है कि इसलिए योग तथा प्राणायाम को शरीर में और अपने जीवन में सम्मिलित करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो जाता है। वास्तव में योग वह विज्ञान है जो हमें पूरी तरह से जीना सिखाता है। करा है कि वास्तव में योग वह विज्ञान है जो हमें पूरी तरह से जीना सिखाता है, माने सही तरीके से जो हमको जीना सिखाता है, और न केवल जीना बल्कि सही रूप से जीना सिखाता है। मनुष्य को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए यह हमें योग सिखाता है। तो आगे हम लोग और देखेंगे। कह रहा है योग संस्कृत के शब्द युज से बना है। योग संस्कृत के शब्द युज से बना है जिसका अर्थ जुड़ना है। कभी कभी से क्वेश्चन बनता है योग शब्द किससे जुड़कर बना है। क्वेश्चन बनता है क्या योग शब्द किससे जुड़कर बना है, तो इसका जवाब होगा योग संस्कृत के शब्द युज से जुड़कर बना है जिसका अर्थ है जुड़ना, जिसका अर्थ है जुड़ना। इस जुड़ने में मनुष्य की सार्वभौमिक चेतना माने सांसारिक चेतना व व्यक्तिगत चेतना का एक होना है। कह रहा है कि इस जुड़ने में मनुष्य की सार्वभौमिक माने सांसारिक चेतना और व्यक्तिगत चेतना दोनों का एक होना है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करता है। करा है सरल शब्दों में कहा जाए तो यह शरीर, मन और भावनाओं को क्या करता है, संतुलित करता है। यह शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करता है। इस प्रकार योग जीने का एक तरीका होने के साथ साथ एक उद्देश्य भी है। कहा है इस प्रकार योग जीने का एक तरीका होने के साथ साथ एक उद्देश्य भी है। योग को मुख्यतः 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। इस पर क्वेश्चन बनता है योग को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो जवाब होगा योग को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। विभाग कौन कौन से हैं? राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। क्या क्या है? राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। करा है योग को मुख्यतः 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। वे 4 भाग इस प्रकार से हैं। इसका क्वेश्चन बनता है योग के कितने भागों में विभाजित किया गया है और उनके नाम भी लिखिए। तो योग के 4 भाग हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 है राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो आइए अब हम लोग एक एक योग के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका है राजयोग। योग में ध्यान लगाना ही शाही यानी राजयोग। राजसी ठाट बाट
भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लेकर जीवन यापन करना राजयोग कहलाता है। इसके 8 भाग होने के कारण राजयोग के 8 भाग होने के कारण संत पतंजलि ने इसको अष्टांग योग नाम दिया करा है। इसके 8 भाग होने के कारण राजयोग के 8 भाग होने के कारण संत पतंजलि ने इसको अष्टांग योग नाम दिया। अष्टांग योग का मतलब है 8 अंग। ये 8 अंग इस प्रकार हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, आसन, प्राणायाम, इंद्रियों पर नियंत्रण, एकाग्रता, मेडिटेशन और समाधि। यम के अंतर्गत इस बताता है कि व्यक्ति को मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार से किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और ये भी बताता है कि व्यक्ति को यम बताता है व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और चोरी भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नियम। नियम में संसार के द्वारा बनाई गई नैतिक नियमों का पालन करना नियम कहलाता है, जिसमें आपको सुबह से लेकर के शाम तक की पूरी दिनचर्या शामिल होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आसन भी आता है। आसन एक प्रकार का प्राणायाम है, जो कि उस मुद्रा में बैठने पर व्यक्ति को एकाग्रता आती है, मन की शांति मिलती है और उसके अंदर अच्छे विचार आते हैं। इसके बाद प्राणायाम है। प्राणायाम से तात्पर्य है आप अपनी सांस को अंदर और बाहर ले जाएं, जिससे आपके शारीरिक और मानसिक शुद्धता होती है। इंद्रियों पर नियंत्रण और कहता है इन सब आसनों के साथ साथ हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों पर सदैव नियंत्रण रखना चाहिए। हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके द्वारा हमें सांसारिक वस्तुओं का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को अनुभव तो होता है, लेकिन हमें अपनी इंद्रियों को आसन करते समय क्या करना चाहिए? नियंत्रण में रखना चाहिए। इसे चलायमान नहीं होना चाहिए। एकाग्रता और एकाग्रता के अंतर्गत आता है हमें अपने समस्त इंद्रियों को वश में करके एकाग्रचित होकर के किसी एक विषय पर, एक वस्तु पर अपना ध्यान लगाना एकाग्रता कहलाता है। और समाधि की अवस्था में भी ऐसी ही स्थिति होती है। इन सब में प्रसिद्ध आसन, अधिकतर लोग तो आसन को ही योग समझ लेते हैं, लेकिन आसन जो है आनंदमय स्थिति है। आसन आनंदमय स्थिति है और योग आनंदेय स्थिति है। योग और आसन में अंतर होता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में राजयोग के बारे में पढ़ा और योग के 4 प्रकार होते हैं कि राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ हमने योग शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने योग और योग के प्रकार और राजयोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इससे रिलेटेड कुछ आपको मौखिक प्रश्न दिए गए हैं जो आप स्वयं से कर सकते हैं। इस चैप्टर को एक बार इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को देखेंगे तो आपके जो मौखिक क्वेश्चन हैं आसानी से आप उसको कर सकोगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी पार्ट 2 का सेकंड पार्ट का वीडियो लेके आए हैं। जो सेकंड चैप्टर आपका था योग और श्वास, उसका फर्स्ट वीडियो आपको हमने भेज दिया है। दूसरा वीडियो अब लेकर के आए हैं, उसको आप लोग देखें। फर्स्ट वीडियो में आपको उसमें बताया गया था योग
और स्वास्थ्य के बारे में, और योग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत के युज शब्द से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। योग शब्द का मतलब होता है जोड़ना, और इसके साथ साथ इसमें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में फर्स्ट वीडियो में बताया गया था, और आपको राजयोग की व्याख्या भी किया था। अब आपको हम सेकंड नंबर का जो कर्म योग है उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये कर्म योग किस प्रकार से है और इसमें क्या क्या होता है। नंबर 2 नंबर का आपका है कर्मयोग। कर्मयोग को हम लोग देखते हैं कर्मयोग है क्या, कर्मयोग के अंतर्गत क्या करना होता है। सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कर्म योग। कहते हैं कि कर्म योग प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करना पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करना पड़ता है, या तो शारीरिक कर्म करे या मानसिक कर्म करे। अपने जीव का उपार्जन के लिए हर एक व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है, और ये भी कहा जाता है कि हम जिस प्रकार से कर्म करते हैं उसी प्रकार का हमें परिणाम प्राप्त होता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कर्म प्रधान, क्या लिखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जसु करे सो तस फल चाखा। तुलसीदास रामचरितमानस में कर्म को लेकर के बहुत बड़ी बात कहा कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जसु करे सो तस फल चाखा। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार का आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप अधिक परिश्रम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई में अधिक परिश्रम कर रहे हो, तो आपका परिणाम अच्छा आने वाला है, और आप जिस दिशा में अधिक परिश्रम करोगे वही परिणाम अच्छा मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कर्म योग है क्या, इसको किस प्रकार से अनुभव किया जाता है। कह रहा है कोई भी व्यक्ति कर्म योग से बच नहीं सकता। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो वो कर्म योग से बच नहीं सकता, या तो उसे शारीरिक या मानसिक दोनों में से किसी एक कर्म को करना आवश्यक हो जाता है। बिना उसके किए उसका जीवन बीतता नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति को कोई न कोई कर्म करना पड़ता है। इस योग में ऐसा माना जाता है कि जो हम वर्तमान में अनुभव करते हैं, कहा है कि कर्म योग से बच नहीं सकता। इस योग में ऐसा माना जाता है कि जो हम वर्तमान में अनुभव करते हैं, जो हमें वर्तमान में ज्ञान होता है, वह हमारे कर्म से अतीत में बनाया गया है। कहने का मतलब ये है जो अभी हम लोग अनुभव कर रहे हैं, बीते हुए समय में हम लोगों ने ऐसा बनाया था जो आज हमारे सामने वो आ रहा है। तो ये कर्म योग की बात हुई। कहा कि कोई भी व्यक्ति कर्म योग से बच नहीं सकता, कि हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को कर्म करना जरूरी है। बिना कर्म का उसका जीवन नहीं बीत सकता। इस योग में ऐसा माना जाता है कि जो वर्तमान में अनुभव करते हैं वह हमारे कर्म से अतीत में बनाया गया है। कहने का मतलब है जो इस समय हम लोग अनुभव कर रहे हैं वर्तमान में, बीते हुए समय में हम लोगों ने इसका निर्माण किया था। ते रहा है आपका कर्म। आइए नंबर 3 पे भक्ति योग। भक्ति योग के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग का अनुसरण करना भक्ति योग कहलाता है। करा है भक्ति के मार्ग का अनुसरण करना भक्ति योग कहलाता है। भक्ति के
मार्ग का अनुसरण करना भक्ति योग कहलाता है। इस मार्ग पर चलने से हम में स्वकार्यता तथा सहनशीलता आती है। कह रहा है कि भक्ति के मार्ग का अनुसरण करना भक्ति योग कहलाता है। सांसारिक जीवन जीते हुए ईश्वर की सत्ता में विश्वास करके ईश्वर की ओर ध्यान लगाना ही भक्ति योग कहलाता है। इस मार्ग पर चलने से हमें स्वक्रियता तथा सहनशीलता आती है। इस मार्ग का अनुसरण करने पे हमें संसार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और हमारे मन में, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के सुख और दुख को सहन करने की शक्ति आती है, जिसे सहनशीलता कहते हैं। कह रहा है भक्ति के मार्ग का अनुसरण करना भक्ति योग कहलाता है, अर्थात सांसारिक नियमों में बंध करके ईश्वर का ध्यान लगाना भक्ति योग कहलाता है। इस मार्ग पर चलने से हमें स्वकार्यता तथा सहनशीलता आती है। कह रहा है कि इस मार्ग पर हम जब चलते हैं, भक्ति योग के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हमारे संसार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और संसार के दुख और सुख को सहन करने की शक्ति भी आती है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे चौथे नंबर पे आपका ज्ञान योग है। ज्ञान योग किस प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है और ज्ञान योग सबसे कठिन योग माना जाता है। कह रहा है ज्ञान योग बुद्धि का योग है। क्या है? ज्ञान योग बुद्धि का योग है। ज्ञान योग सबसे कठिन माना जाता है। जितने योग हैं उन सभी योगों में सबसे कठिन ज्ञान योग माना जाता है। इस ज्ञान योग के द्वारा बुद्धि का विकास होता है। ज्ञान योग सबसे कठिन माना जाता है। योग करने के लिए, इस ज्ञान योग को करने के लिए सुबह सूर्योदय का समय उचित रहता है। ज्ञान योग को करने के लिए सुबह सूर्योदय का समय उचित रहता है, जिसमें इस योग के द्वारा हम अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। योगासन करने के लिए जमीन पर दरी या कोई चटाई बिछाकर योग करना अति उत्तम है। खाली जमीन पर योग नहीं करना चाहिए, बल्कि योग करते समय जमीन पर चटाई या दरी बिछा करके हमको योग करना चाहिए। वही योग उत्तम योग माना जाता है। और किसी पार्क या खुली जगह पर योगासन करने से, किसी पार्क या खुली जगह पे जब हम योगासन करते हैं तो सांस में ताजी एवं खुली हवा मिलती है, जिससे हमारे शरीर का रक्त संचार सुचारू रूप से चलता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। उस ऑक्सीजन के सहारे हमारे शरीर के अंदर जो खून है, जो ब्लड है, सही तरीके से अपना काम करता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अष्टांग योग जानने के बाद। अब अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को हम लोगों ने जाना। उसको जानने के बाद विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण आसन जानना भी आवश्यक है। कह रहे हैं अष्टांग योग जानने के बाद विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण आसन भी जानना आवश्यक है। तो आइए हम लोग एक एक आसन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं। कह रहे हैं सबसे पहले नंबर पे आपका ताड़ासन है। कौन सा आसन? ताड़ासन। ताड़ासन इसको किस प्रकार से किया जाता है और इसको करने से क्या क्या लाभ होते हैं, हम एक एक करके आपको बताते हैं। ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले इस ताड़ासन को करने से लाभ क्या क्या होते हैं वो देखें। कह रहा है ताड़ासन
करने से हाथों तथा पैरों की संपूर्ण वृद्धि के लिए और लंबाई बढ़ाने के लिए यह आसन किया जाता है। कौन सा आसन? ताड़ासन। करने से हाथ तथा पैर एवं कद की लंबाई बढ़ती है, इसलिए यह आसन किया जाता है। ये आसन करने से ये तो इसके लाभ रहे। अब इसको किया कैसे जाता है उसको देखें। पहले जमीन पर सीधे खड़े होकर, पहले क्या करें? जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं। खड़े होकर दोनों पैरों को मिला लें। दोनों पैरों को क्या करें? सटा लें, मिला लें और हाथों को सीधा दोनों कानों की तरफ से रखकर सामने देखें और उसको धीरे धीरे हाथ को और अपने एड़ी को ऊपर की ओर उठाएं और सांस को अंदर की ओर खींचें। क्या कर रहा है? इस आसन को कैसे करें? पहले जमीन पर सीधे खड़े होकर दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को सीधा दोनों तरफ रखकर सामने देखिए। सांस अंदर लेते हुए हाथों को क्या करें? ऊपर ले जाना है। सांस अंदर खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। एड़ियों को जमीन से उठाकर, उसी के साथ साथ अपने एड़ियों को जमीन से उठाकर पंजे के बल खड़ा होना है 5 से 10 सेकंड तक। इस दशा में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस उसी दशा में आ जाएगी। विद्यार्थी इस ताड़ासन को 3 से 4 बार अगर करते हैं तो उनकी लंबाई, उनके हाथ, उनके पैर में वृद्धि हो जाए। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपके बुक में से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि कहता है कि ताड़ासन की विधि और ताड़ासन से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप ताड़ासन की विधि बता देंगे कि सबसे पहले सीधे खड़े होकर अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे, इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और सांस को अंदर खींचेंगे। धीरे धीरे 5 से 10 सेकंड तक ऐसी अवस्था में, ऐसी मुद्रा में खड़े रहेंगे। इसके बाद फिर सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे और हाथ को और एड़ी को नीचे की ओर धीरे धीरे लाएं। ऐसे 3 से 4 बार सुबह करने से, ऐसे 3 से 4 बार सुबह करने से व्यक्ति की, विद्यार्थियों की क्या होती है? लंबाई, हाथ पैर बढ़ते हैं। और इससे लाभ के बारे में है कि इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे हाथ पैर बढ़ते हैं और हमारी लंबाई बढ़ती है। तो ये रहा ताड़ासन से संबंधित क्वेश्चन और उसका जवाब। तो आइए आगे देखते हैं दूसरे नंबर के आसन को। अब कर रहा है दूसरे नंबर के आसन है भुजंग आसन। कौन सा आसन है? भुजंग आसन। इसको किस तरीके से करते हैं और इससे करने से लाभ क्या क्या होता है उसको हम लोग अब देखते हैं। आइए, करा है यह आसन पेट की पाचन शक्ति के लिए अत्यंत लाभदायक है। कौन सा आसन? भुजंग आसन। भुजंग आसन पेट की पाचन शक्ति के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसको करने से बच्चों को पेट से संबंधित कोई परेशानी नहीं होती। इस आसन को करने के लिए पेट के बल जमीन पर सीधे लेट जाइए। करा है भुजंग आसन को करने के लिए पेट के बल जमीन पर सीधे लेट जाएं। फिर क्या करें? अपनी भुजाओं माने हाथों को अपने शरीर के दोनों तरफ सीधा रखकर,
कोहनी ये वाला भाग कोहनी से मोड़ना, कोहनी से क्या करें, ऐसे मोड़ें और हाथों को आगे रखना और जो अपनी हथेली है उसको आगे रखें और सांस को अंदर खींचते हुए सिर को ऊपर उठाना है। सिर, गर्दन तथा कंधे जमीन से ऊपर उठने चाहिए। टांग, पैर तथा कूल्हे जमीन पर रहने चाहिए। इसी अवस्था में 10 से 15 सेकंड तक रहने के बाद सांस बाहर छोड़ते हुए उसी अवस्था में वापस आना है। विद्यार्थी इसे 3 से 5 बार इस आसन को कर सकते हैं और इस आसन को करने से इनके पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। आइए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं हम लोग। करा है भुजंग आसन। भुजंग आसन करने की विधि भी बताई गई है, इससे क्या क्या लाभ हैं वो भी बताया गया। तो देखें, कारण यह आसन पेट की पाचन शक्ति के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसको करने से बच्चों को पेट से संबंधित कोई परेशानी नहीं होती। इस आसन को करने के लिए पेट के बल जमीन पर सीधे लेट जाएं। भुजाओं को अपने शरीर के दोनों तरफ सीधा रखकर कोहनी से मोड़ना। कोहनी से क्या करें, मोड़ें और हाथों को आगे रखना है। सांस को अंदर खींचते हुए सिर को ऊपर उठाना है। सिर, गर्दन तथा कंधे जमीन से ऊपर उठने चाहिए। टांग, पैर तथा कूल्हे जमीन पर रहने चाहिए। इस अवस्था में 10 से 15 सेकंड तक रहने के बाद सांस बाहर छोड़ते हुए उसी अवस्था में वापस आना है। विद्यार्थी से 3 से 5 बार इस आसन को सुबह कर सकते हैं। इस आसन को करने से उनके पेट संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन बनेगा, भुजंग आसन की विधि का वर्णन कीजिए और भुजंग आसन से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो भुजंग आसन करने से पेट संबंधी कोई बीमारी नहीं होती। और भुजंग आसन को किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले जमीन पर चटाई बिछा करके सीधा पेट के बल हम लेट जाएंगे और अपने हाथों को भी आगे फैला देंगे। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को मोड़ेंगे, कोहनी को मोड़ करके अपने हाथ के पंजे को आगे कर लेंगे और फिर अपने सीने, गर्दन और सर को ऊपर की ओर उठाएंगे। पैर, कूल्हे जमीन से सटे रहेंगे। इस प्रकार से 3 से 4 बार करने पर हमको पेट से संबंधित विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की पेट से संबंधित बीमारी नहीं होगी। आइए आगे हम देखते हैं फिर तीसरे नंबर का आसन जो आपके सिलेबस में है, वो है स्वास्तिका आसन। स्वास्तिका आसन कौन सा आसन है? स्वास्तिका आसन कर रहे हैं। ध्यान लगाने हेतु यह उचित आसन है। पैरों की थकावट व दर्द को दूर करने में भी मदद करता है। कर रहे हैं स्वास्तिकासन। यह ध्यान लगाने हेतु स्वास्तिक आसन पे जब व्यक्ति बैठता है तो अपनी समस्त इंद्रियों को नियंत्रण में करके एक ही वस्तु पर अपना ध्यान लगाता है। उसे स्वास्तिका आसन कहते हैं। और इसको करने से क्या क्या लाभ होते हैं
वो देख लें आप लोग। ध्यान लगाने हेतु यह उचित आसन है। इंद्रियों को अपने बस में करके ध्यान लगाना ही स्वास्थ्य का आसन है। पैरों की थकावट व दर्द को दूर करने में भी मदद करता है। यह स्वास्थ्य का आसन पैरों की थकावट और दर्द को दूर करने में मदद करता है। इसको कैसे किया जाता है वो देखिए। चटाई पर अलती पालती मारकर दोनों पैरों को क्या करें, अलती पलती मारकर बैठिए। बाएं पैर के घुटने से मोड़कर दाहिने जंघे और घुटने के बीच इस प्रकार रखना है कि पैर का तलवा माने पैर के निचले वाला भाग तलवा छिप जाए। उसके बाद दाहिने पैर के पंजे और तलवे को बाएं पैर के नीचे से जंघे और पिंडली के बीच स्थापित करने से स्वास्तिकासन बन जाता है। ध्यान मुद्रा में बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधा कर सांस खींचकर यथाशक्ति रोकें। इस प्रक्रिया को पैर बदल कर भी कर सकते हैं। करा है स्वास्तिकासन। इस आसन को करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको हम लोग देखेंगे। करा है कि ध्यान लगाने हेतु यह उचित आसन है। अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करके व्यक्ति जब किसी वस्तु या इष्ट देव में अपना ध्यान लगाता है तो स्वास्तिक आसन में बैठ करके ही ध्यान लगाता है। पैरों की थकावट व दर्द को दूर करने में भी मदद करता है। यह स्वास्तिक आसन पैरों की थकावट दर्द को दूर करने में मदद करता है। चटाई पर आलती पालती मारकर बैठिए। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाहिने जंघे और घुटने के बीच इस प्रकार रखना है कि पैर का तलवा छिप जाए। उसके बाद दाहिने पैर के पंजे और तलवे को बाएं पैर के नीचे से जंघा और पिंडली के बीच स्थापित करने से स्वास्तिकासन बन जाता है। ध्यान मुद्रा में बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी कर सांस खींचकर यथाशक्ति रोकें। ऐसी मुद्रा में बैठकर स्वास्तिक आसन की मुद्रा में बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधा टाइट करके सांस को अंदर खींचें यथाशक्ति जब तक आप सांस को रोक सकें। इसी प्रकार को पैर बदल कर भी कर सकते हैं। तो आइए इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यही बनेगा कि स्वास्तिक आसन किस प्रकार से किया जाता है और इसको करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसमें लाभ यही है, स्वास्तिक आसन एकाग्रता अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करके किसी इष्ट देव या किसी विशेष वस्तु पर ध्यान लगाया जाता है। ये स्वास्तिक आसन कहलाता है और इस आसन को करने से पैर की थकावट दर्द आदि दूर हो जाते हैं। ये तो इससे लाभ हुए। और इसके करने की विधि है, अपने सीधा एक चटाई पर सूर्य की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, अलती पलती मार लें और अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपने समस्त इंद्रियों को नियंत्रण में करके अपने किसी इष्ट देव का ध्यान लगाना स्वास्तिक आसन कहलाता है। तो आइए नंबर 4 हम लोग देखेंगे श्वासन। कौन सा आसन? श्वासन। श्वासन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। श्वासन सब आसन करने के बाद सबसे लास्ट में 4th नंबर पे सब आसन करने के बाद
सब आसन करने के बाद श्वासन किया जाता है। इसको करने से शरीर व दिमाग दोनों को शांति मिलती है। करा है, समस्त आसन करने के बाद श्वासन किया जाता है। यह आसन करने के बाद श्वासन किया जाता है। इसको करने से शरीर व दिमाग दोनों को शांति मिलती है। शरीर को भी और दिमाग को भी शांत मिलना माने आराम मिलता है। विद्यार्थी इस आसन को करके अपनी थकान व तनाव दोनों दूर कर लेते हैं। जमीन पर पीठ के बल लेटकर टांगे और भुजाएं आराम की अवस्था में हो मगर खिंची हुई हो। कहा है कि जमीन पर पीठ के बगल लेट जाएं। जमीन पर कैसे? पीठ की बगल लेट जाएं और भुजाएं आराम की अवस्था में हो मगर खिंची हुई हो, फैली हुई हो, मुड़ी न हो। दोनों टांगों को एक दूसरे से दूर रखें। दोनों टांगों को एक दूसरे से दूर रखें। हथेलियां आकाश की ओर खुली हो और बंद करके, मुंह बंद करके सांस अंदर खींचे। करा है, हथेलियां खुली हो और आंखें बंद करके और मुंह बंद करके सांस को अंदर खींचें। फिर धीरे धीरे उस सांस को छोड़ें। शरीर को ढीला छोड़ दिया जाता है और सकारात्मक सोच रखी जाती है। करा शरीर को ढीला छोड़ दिया जाता है और सकारात्मक सोच रखी जाती है। फिर आसन के, इन सब आसन के बाद हम लोग अपने शरीर में आराम का अनुभव करते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं आसन के, इन सब आसन के अतिरिक्त कुछ प्राणायाम भी है। इन आसनों के अतिरिक्त माने अलावा कुछ प्राणायाम भी हैं जिनसे विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। कर है, आसन के अतिरिक्त कुछ प्राणायाम भी हैं जिनसे विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं तथा तनाव को दूर कर सकते हैं। इनमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्रमुख तथा सरल प्राणायाम है। आज योग का महत्व संपूर्ण विश्व में जाना जा चुका है। प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा, प्रत्येक वर्ष कब विश्व योग दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बनेगा कि प्रत्येक वर्ष कब विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन भी होता है। उसके बाद दिन क्या होता है? घटने लगता है। इसमें विश्व के सभी देश के लोग अलग अलग शहरों में योग प्रक्रियाएं होती हैं। इस बार चौथे विश्व योग दिवस पर 21 जून 2018 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के देहरादून में हजारों लोगों के साथ मिलकर योग किया। प्रधानमंत्री के शब्दों में देहरादून से डबलिंग तक, संघाई से लेकर शिकागो तक, जकार्ता से लेकर जोहान्सबर्ग तक योग ही योग है। तो एक बार इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। करा है, आसन के अतिरिक्त, समस्त आसनों के अतिरिक्त कुछ प्राणायाम भी हैं जिनसे विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं तथा तनाव को दूर कर सकते हैं। इनमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका
प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इसमें विश्व के सभी देशों के अलग अलग शहरों में योग प्रक्रियाएं होती हैं। इस बार चौथे विश्व योग दिवस पर 21 जून 2018 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के देहरादून में हजारों लोगों के साथ मिलकर योग किया। प्रधानमंत्री के शब्दों में देहरादून से डबलिंग तक, संघाई से लेकर शिकागो तक, जकार्ता से लेकर जोहान्सबर्ग तक योग ही योग है। तो हम लोगों ने इस पाठ के अंतर्गत योग, श्वास, आसन, प्राणायाम इन सब के बारे में अध्ययन किया। इसके साथ साथ योग की विधियां क्या हैं, आसन कैसे होते हैं, उन सब पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब आगे हम लोग इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उसको भी साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया है और फिर से एक बार आगे के जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे।